नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक वही जो हलचल इस समय बाजार में या तकनीकी भरे दौर में या हर किसी मानव के जहन में घूम रहा है, वो सब जिसको हम लोग बजट कहते हैं। हाल ही में एक फरवरी को जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया, जो हमारे एफएम फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी के द्वारा। और बजट होता क्या है आज जानेंगे, बजट का प्रारूप कैसे हुआ, बजट को पेश कैसे करते हैं, साथ में इस वर्तमान के बजट में ऐसा क्या है जहां से किस तरह के लोभांकित कर रहा है, किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है, या कहा जाए यूथ के लिए क्या किया गया है। इस बजट का पूरा एम किसको रखा गया है, क्या इसके जो सप्त ऋषि हैं उसके बारे में, सात जो बिंदु हैं उसके बारे में क्या कहा गया है, या एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट एक प्रकार से होता क्या है, कैसे हम लोग बात कर लेते हैं। राइट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक परिवार होता है तो परिवार भी अपने अनुकूल क्या होता है, डाटा को इकट्ठा करता है कि नेक्स्ट ईयर में हमें ये करना है, यहाँ से इतना आएगा इतना जाएगा। तो कहा जाए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक साल के एक आंकड़ों का डाटा जो है उसको हम बजट कहते हैं, जो हमारे इंडिया में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा यहाँ पहली बार प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत ये लगातार जो बजट की अवधारणा है हम लोग फरवरी के माह में पेश करते आए हैं, लेकिन उसको पहले 28 फरवरी, उसके बाद आप 1 फरवरी स्टार्ट कर दिया गया है। उस फरवरी बजट से पहले एक दिन पहले हम लोग आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पिछले वर्ष का जो दिया गया एक आंकड़े होते हैं कि हमने इस तरह पे यहाँ फील्डों में क्या किया है, एक्सपेंस किया है। तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम इससे पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि बजट है क्या। और बजट को जानना इसलिए जरूरी है कि ये पूरे देश की नींव को तैयार करते हैं, कि डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से सरकार काम कर पा रही है। बजट शब्द देखा जाए तो है नहीं, आर्टिकल 112 के तहत इसे हम लोग वार्षिक वित्तीय पढ़ते हैं या वार्षिक वित्तीय प्रणाली पढ़ते हैं। बजट शब्द संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वित्त मंत्रालय का ये आर्थिक विभाग, इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट इसको रेडी करता है। ये सब फैक्चुअल बातें दुनिया को जानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हैं। तो आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि बजट का जो प्रारूप है उसे कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बजट अगर देखा जाए, जैसे ये चालू वर्ष है, इसको आगामी वर्ष कह सकते हैं, इसको हम चालू वर्ष कह सकते हैं, करंट ईयर, इसको हम विगत वर्ष कह सकते हैं। तो अगर चालू वर्ष जो बजट पेश किया गया है, यहां से इसका बजट पेश किया गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 2023 और 2024 का। इससे पहले जो होगा 2022 और 2023, ये क्या है, ये चालू वर्ष है, करंट ईयर है। इससे पहले जो होगा 2021 और 2022, ये क्या है, यहाँ पे इसको हम विगत वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा कभी भी यहाँ पे ये जो कहानी होती है, यहाँ संपूर्ण आंकड़े होते हैं, यहाँ पे संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि ये वाला ईयर जो है कंप्लीट हो चुका होता है, तो कितना कितना कहाँ का इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ से हम निकाल पाते हैं, यानी कह सकते हैं ये वास्तविक आंकड़े कंप्लीट होके बैठा हुआ है। तो कभी भी जो बजट बनता है यहाँ पे आगामी वर्ष का, वो आप ध्यान रखिएगा कि वो विगत वर्ष को देखते हुए बनता है। अब कहेंगे सर यहाँ से क्यों नहीं बनता है, तो इसकी एक वजह है, क्योंकि ये जो चालू वर्ष होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और जब 1 अप्रैल से लेकर हमारे पास जो ईयर है, सेशन है, वो 31 मार्च के बीच में है। तो अभी ये क्या चल रहा है, अभी चल रहा है चालू वर्ष, तो यहाँ लागू कहाँ से होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास संशोधित आंकड़े होते हैं, और यहां से अनुमानित कह सकते हैं, या अनुमानित आंकड़े होते हैं, या आरंभिक आंकड़े होते हैं। इस प्रकार से इसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ आरंभिक आंकड़े होते हैं। और इन आंकड़ों के बिहाफ पे हम यहाँ का बजट नहीं बना सकते, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है, क्या हमें विपदा सामना करना पड़ जाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए, क्या चुनौती आ जाए, इससे हम नहीं कर सकते। तो यानी बजट का अनुमान हमेशा याद रखिएगा वो विगत वर्ष से बनाया जाता है, यानी 3 प्रकार के आंकड़ों को लेकर कि हमें आगे क्या खर्च करना। मान लीजिएगा एग्रीकल्चर पर हम लोगों ने यहाँ पे 10 रुपये खर्च करा, यहाँ पे हमने 11 रुपये खर्च करने का प्लान रखा था चालू वर्ष में। विगत आगामी वर्ष में अगर देखा जाए, हम लोग 12 वर्ष कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ के आंकड़े को पहले सही मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ क्या चेंजिंग किया, उसके आधार पर आगामी आंकड़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये जान लो कि बजट जो है वो आगामी वर्ष का पेश किया जाता है, एक वर्ष जो आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि आर्थिक विभाग का जो डिपार्टमेंट है इसको रेडी करता है, और वित्त मंत्रालय के या वित्त मंत्री जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बजट होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बजट। तो देखो, बजट शब्द जो है एक प्रकार से कहा जाए तो ब्योरा है। ब्योरा 2 प्रकार का होता है,
इसे हम एक प्रकार से आय कह सकते हैं और एक प्रकार से हम व्यय कह सकते हैं। इसको कहा जाए तो प्राप्तियां कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये प्राप्तियां यानी कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होंगी और कहाँ कहाँ से व्यय हमारे पास खर्च होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो आय और व्यय के पूरे आंकड़े को अगर हम लोग मिला लें तो उसे हम बजट का रूप दे देते हैं। तो यही सरकार ने आगामी वर्ष के लिए प्राप्तियां कहाँ से होंगी ये इसके डाटा को, और कहाँ कहाँ व्यय होंगे इसके डाटा को रिप्रेजेंट किया है। अब अगर कहा जाए तो इकोनॉमिकल सिचुएशन में आय भी दो जगह से होती है, प्राप्तियां भी दो जगह से होती हैं और व्यय भी दो जगह से होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेवेन्यू, जिसको राजस्व आय कहते हैं, और एक होता है कैपिटल आय, जिसको हम पूंजीगत आय कहते हैं। राइट, इस तरह से दो ही तरह से हमारे पास व्यय होता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू, जिसको राजस्व व्यय कह सकते हैं, एंड सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंस, जिसको हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब ये गंभीर विषय बन जाता है कि सर कैपिटल और रेवेन्यू में अंतर क्या है। सपोज के लिए जहां सरकार को कहीं से बार बार आय हो रही है, मान लीजिएगा मैंने ये मार्कर कहीं पर रेंट पे दे दिया, तो यहां से मुझे बार बार इनकम हो रही है, उसे हम एक ही शब्द में कहा जाए तो रेवेन्यू कहते हैं, राजस्व कहते हैं। अगर आ रहा है तो प्राप्तियां हैं, जा रहा है तो व्यय है, यानी एक वर्ड में समझो रेवेन्यू क्या है, जब बार बार आ रहा है, सरकार के पास बार बार जब आ रहा होता है उसको रेवेन्यू, प्राप्तियां और रेवेन्यू ही हम लोग एक्सपेंडिचर कह देते हैं। तो यहाँ कैपिटल क्या है सर, कैपिटल जब हमने इस मार्कर को एक साथ बेच दिया, तो एक साथ बेचने से जिसने बेचा है उसको एक बार इनकम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे एक साथ जो इनकम हुई है उसको कैपिटल इनकम कहते हैं। लेकिन जिसने बेची है उसका व्यय हुआ एक बारी, तो इसका क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल व्यय कहते हैं। ऐसा ही सरकार ऐसे क्षेत्रों में बार बार व्यय करती है, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, और जहां एक साथ आता है उसको हम पूंजीगत कहते हैं। एक ही वर्ड में आप समझ पाए। अब कहेंगे सर ये डिफरेंट क्या है, इसके लेवल को और थोड़ा सा मस्ती से पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं, आपके दिमाग में पूरी कहानी बन जाएगी। फिर मैं आंकड़े लेके आऊंगा कि क्या क्या इन सरकारों ने अभी तक किया है। आजकल मीडिया के दौर में, मीडिया एक समय कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, लेकिन मीडिया का काम होता है कि किसी भी न्यूज़ को विश्लेषण करके उसके जनता के सापेक्ष रखना कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। लेकिन मीडिया आज के समय में कह सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों में बन चुका है, वहाँ जकड़ चुका है। उसकी कई सारी वजह हैं कि तकनीकी भरे दौर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे कहाँ से, पैसा कौन लगाएगा, तो यहाँ पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। दूसरी बात ये निकल के जाती है कि हमारे पास मीडिया में जो वहाँ कर्मी है वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं है कि किसी भी न्यूज़ का एनालाइज करते, तो हम उससे दूर हटके बजट के सापेक्ष में बात करेंगे। हम मीडिया से कोई मतलब नहीं है, डिबेट में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डिबेट करने के लिए तो आप भी जान सकते हैं कि गांव का एक आम आदमी जो मोदी का या किसी भी व्यक्ति का सपोर्टर है वो उसके पक्ष में ही सुनवाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हम यूपीएससी के एस्पिरेंट है, इसका हमारा दायित्व बनता है कि हम न्यूज़ को अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, उसको अकॉर्डिंग टू हमें एग्जाम की चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। देखो यहां से दो प्रकार से आय हो जाती है। एक प्रकार से जो हम लोग कर से बोलते हैं, टैक्स से बोलते हैं। टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्ट। तो सरकार को टैक्स के माध्यम से लगातार आय होती रहती है, उसको हम लोग टैक्स सिस्टम के रूप में जान लेते हैं। तो यानी यहाँ रेवेन्यू के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ राजस्व टैक्स के माध्यम से होता है, इनडायरेक्टली तरीके से होता है। ये बेसिक बातें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल की भी इंडिया को आय होती है। जैसे मान लीजिएगा कोई बाजार की उधारी है इंडिया की कहीं बाहर से, उसे मिल जाती है, तो जो बाजार की उधारी है वो एक बार मिली है, तो बाजार का जो उधार है बाजार में चाहे निवेश के लिए रूप में हो, किसी अदर कंट्री में हो, वो मिल गया, तो एक बार इनकम होने से उसको कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियों में हम लोग काउंट कर लेते हैं। या आपने कहीं किसी को ऋण दे रखा है, किसी देश को, या निवेश कर रखा है या ऋण दिया है, अगर वो मिल जाता है तो वो भी क्या है, एक प्रकार से कैपिटल पूंजी हो जाती है। या इसके साथ आपने कहीं निवेश किया है, निवेश किया है और निवेश से वहां से इनकम हो रही है, एक बार इनकम हुई, उसको भी हम यहाँ कैपिटल में रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें पूंजीगत, यहाँ पे रेवेन्यू व्यय में देखें तो रेवेन्यू व्यय के लिए सरकार भी बार बार व्यय करती है। जैसे अगर सरकार ने कहीं से पैसा लिया तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, तो बार बार देना पड़ेगा, यानी व्यय कहलाएगा। तो ये क्या है, रेवेन्यू है। तो यानी अगर ब्याज देना पड़ रहा है तो ये कैपिटल रेवेन्यू, यानी कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा। और इसके साथ साथ जो हमारा रक्षा का व्यय है, प्रतिरक्षा है, ये भी यहीं से आ जाएगा। और भी अगर मान लीजिएगा यहाँ से सब्सिडी सरकार को लगातार समय समय पर बीच बीच में सब्सिडी मारती रहती है, चाहे वोट बैंक की राजनीति के उपलक्ष्य में हो, चाहे किसी और पॉइंट से हो, तो यहाँ भी सब्सिडी भी कहाँ आती है, बार बार की चीज़ें देती है। तो इसलिए यहाँ पे व्यय है, ये एक्सपेंडिचर। तो ऐसी जो भावनाएं हैं ये
आप देख पाते होंगे ये पूंजीगत बीए में या सॉरी राजस्व बीए में आ जाती हैं, और भी यहाँ बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे राज्य को समय समय पर अनुदान देती रहती है, तो ये भी कहाँ यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब मुद्दा आता है कि कैपिटल यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है। सपोज कर लीजिएगा हमने कहीं निवेश किया है, तो अगर निवेश किया तो वन टाइम किया, तो वन टाइम का निवेश भी हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और जिस तरह से हमने यहाँ पे ऋण का यहाँ से लाभ हो रहा था, तो ऋण हो सकता है देना भी पड़ जाए, तो ऋण जो एक बार देना पड़ेगा उसको भी हम लोग क्या काउंट कर लेंगे, पूंजीगत में काउंट कर लेंगे। तो कुछ ऐसे ऋण वितरण करना है, तो कुछ ऐसी भावनाओं को हम बजट के स्वरूप में देख लेते हैं। अब मुद्दा बन जाता है हम घाटे को भी यही डेफिसिट को पढ़ लेते हैं। जिस घर में अगर 10 रुपए की आमदनी हो रही हो, वो 12 रुपए खर्च हो रहा हो, तो आप ये स्वाभाविक सी बात है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी, 2 रुपए का घाटा होना ही होना है। तो अब इंडिया के सापेक्ष में जो घाटे हैं, जो डेफिसिटी हैं, उसको भी समझने का प्रयास करें। जो घाटे समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में फिल्म सी बन जाएगी। मैं इसी पॉइंट में समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आपकी एक नॉर्मली फिल्म बन जाए। देखो आ जाओ, घाटों के मूलतः 3 भागों में हम इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि प्राथमिक घाटा भी होता है, लेकिन एक घाटा होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है, इसको आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे। रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं हमेशा कहता हूं रटना नहीं है, रटोगे तो आप आंकड़े याद करते रह जाओगे। देखो राजस्व घाटा क्या है, जिस तरीके से राजस्व आय होती है, ये प्राप्तियां हैं और ये व्यय है। तो आप सोचो जब राजस्व व्यय ज्यादा होगा, यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि राजस्व व्यय में से अगर हम राजस्व प्राप्तियां घटा दें, तो यहाँ जो बचता है, वो जो बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा कह देंगे। इसका मतलब सर क्या हुआ, जो रिवेन्यू डेफिसिटी होती है, हमारे पास व्यय कितना राजस्व व्यय, मान लेते हैं यहाँ पे 10 रुपए हुआ, और प्राप्तियां वहां यहाँ से 8 रुपए, तो 8 रुपए का मतलब है कि यहाँ व्यय ज्यादा हुआ 2 रुपए, तो ये 2 रुपए क्या है, रिवेन्यू डेफिसिटी है। 2 मिनट में समझ गए आप। और इंडिया ऐसा मुल्क है कि व्यय ज्यादा करता है, आय कम होती है। देखिएगा मजा आ रहा है यहाँ से। नंबर 2 पॉइंट की अगर डेफिसिटी की बात करेंगे तो वो होता है कैपिटल डेफिसिटी। कैपिटल डेफिसिटी इट मींस मतलब कह सकते हैं पूंजीगत घाटा। अब ये क्या है, जिस तरीके से अगर हम पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत ये घटा दें क्या आय को, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल इनकम को घटा दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास कैपिटल डेफिसिटी बच जाएगा। तो यानी अगर हम सोचें कि भाई 12 रुपए यहाँ पे एक साथ आए हैं, खर्च करना पड़ रहा है, 10 रुपए आए हैं, तो इसका मतलब है कि 2 रुपए का फिर क्या हो गया, डेफिसिटी हो गया। अब एक सबसे जबरदस्त पॉइंट जो बन जाता है, वो बन जाता है राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डेफिसिटी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आओ इसको भी समझते हैं, फिर हम लोग बजट पे बात कर लेते हैं। राइट, आपने क्या समझा, आपने यहां से रिवेन्यू को भी समझ लिया, रिवेन्यू डेफिसिटी क्या होती है, कैपिटल डेफिसिटी क्या होती है, यस और नो कमेंट करके बताएं। अब लास्ट जो है वो है राजकोषीय घाटा। देखो राजकोषीय घाटा बड़ा जबरदस्त घाटा होता है। इसका मतलब ये है कि आपके घर में सब स्रोतों से आया कितना, इसका मतलब यहां पे आया कितना यानी प्राप्तियां कितनी हुई, वो प्राप्तियों के साथ साथ व्यय कितना हुआ। तो पहले हम यहां पे कह सकते हैं व्यय को काउंट करते हैं। तो व्यय दो जगह हुआ हमारा, मान लेते हैं, एक राजस्व व्यय हुआ और यहां से एक यहां पे कह सकते हैं पूंजीगत व्यय हुआ। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। ऐसे ही आएंगे कहां से, एक राजस्व से आएगा और एक पूंजीगत से आएगा। अब मान लीजिएगा यहां राजस्व व्यय जो हुआ है 10 रुपए हुआ, तो अभी हमने लिखा, पूंजीगत व्यय 12 रुपए हुआ है, तो व्यय कितना हुआ, बोलेंगे सर यहां से 12 रुपए हुआ। अब यहां से अगर आय की बात करेंगे तो आप देख पाते हैं यहां पे 8 हुआ और यहां पे कितना हुआ, 10 हुआ। तो आप ये कह सकते हो मस्ती के साथ कि अगर यहां पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सर 22 हो गया। ये कितना है, बोलेंगे सर 10 है, ये 8 है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 18। तो आप ये समझ पाते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा भाई, 22 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 4 रुपए का क्या हो रहा है, यहां से राजकोषीय घाटा हो रहा है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जो बजट है वो आय व्यय के आंकड़ों का संयमन है। मजा आया, एक बार कमेंट तो कर दो मजा आ रहा है तो। अब बात करते हैं कि हाल ही में बजट जो पेश किया गया है उसके थीम क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में पूरा समझने का प्रयास कर लेते हैं। बजट के अंतर्गत हाल ही में जो आप देख पा रहे होंगे, जो विजन है वो 3 पॉइंट से रखा गया। विजन अमृतकाल, क्या कहा गया है 2023 को, याद रखो फैच में, अमृतकाल कहा गया। इसीलिए आप देख पाते हो कि हाल ही में अभी तुमने देखा होगा हमारे मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया। उसका वजह क्या है कि हम 2023 को अमृत काल बनाना चाहते हैं। अमृत मतलब सभी के लिए क्या हो, लाभकारी हो।
अब 3 पॉइंट इसमें रखें, 3 विजन है। 3 विजन कौन कौन से हैं? पहला विजन क्या है? यूथ को फोकस करना है। फर्स्ट विजन क्या है? यूथ, युवाओं को फोकस करना है। इसकी वजह क्या है? इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर ध्यान रखना 60% युवा निवास करता है, और युवा के हाथ में अगर इनोवेशन नहीं होगा, युवाओं के हाथ में क्या होगा? रिसर्च नहीं होगा, युवाओं के हाथ में माता रानी के झंडे हो, युवाओं के हाथ में पार्टियों के झंडे हो, तो भाई इनोवेशन कौन करेगा? उत्पादन कौन करेगा? टेक्नोलॉजी को लेके कौन जाएगा? तो देश की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? युवाओं के ऊपर है। इसलिए इस युवाओं को कहीं ना कहीं फोकस किया है। अब युवाओं के ऊपर फोकस कैसे किया, बात करेंगे इसके बारे में भी। फिर बात करते हैं नंबर 2, युवाओं को फोकस करने का नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पे जॉब क्रिएशन, यानी कह सकते हैं रोजगार पर तीसरा पॉइंट रखा गया, यानी रोजगार पर मुख्यतः बात की गई है। और चौथा पॉइंट जो है, जो हमारा क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल, यानी कह सकते हैं कि आर्थिक यहाँ सशक्तिकरण कैसे करें, ये तीसरा मुद्दा बन जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि यहाँ 2023-24 का बजट जो है किसके सापेक्ष में जा रहा है, 3 पिलर पे जा रहा है, जो अमृत बजट के। लेकिन हमने क्या कहा है, इसमें 7 प्रायोरिटी रखी गई है, कि 7 बिंदुओं पर प्रायोरिटी रखी गई है, जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जान रहे हैं। कई बार पूछ सकता है एग्जाम में, वनडे वगैरह एग्जाम में लेके आ जाएगा कि बजट का जो मुख्य थीम थी वो क्या थी? सप्तऋषि। यानी यहाँ सनातन धर्म के साथ भी कहीं ना कहीं चीजें जोड़ दी गई हैं। अब सप्तऋषि कौन कौन से पॉइंट हैं? 7 बिंदु हैं। पहला पॉइंट अमृत काल कब पूरा होगा? जब ये सप्तऋषि यानी 7 अपोज प्रायोरिटी के रूप में रखेंगे। पहला, यूथ पावर, यूथ पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसके पीछे बात कर रहा है ये वाला बजट। दूसरा पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ग्रीन ग्रोथ, हमारे पास जितनी भी ग्रोथ हो पा रही है उसमें हम लोग ऊर्जा उत्सर्जन के लिए कैसे अच्छे प्रयास करें। यहाँ पोटेंशियल, जो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसका यूज कैसे करें। इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना को बेहतर कैसे करें। अवसंरचना बेहतर नहीं होगी, देश का विकास वैसे भी नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसे कह सकते हैं समावेशी विकास कह सकते हैं। समावेशी विकास का मतलब है कि हर हाथ में काम होना चाहिए, वो कैसे फॉलो होगा। और लास्ट है रीचिंग द लास्ट मील, जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास तक हम कैसे पहुंचे। मतलब सरकार ये मान चुकी है कि अभी तक हम अंतिम पायदान पर नहीं पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं, मस्ती के साथ चलते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो याद इनको करते चलें, कहां कहां पॉइंट है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। रही बात, अगर बात की जाए तो सबका साथ सबके विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, अगर देखा जाए तो सबका साथ सबके विकास के द्वारा इंक्लूसिव गीतों में 3 चीजों की बात करी गई है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी गई है, एक उद्योग की बात की गई है, और एक यहाँ पे किसान की, फार्मर की बात की गई है। तो दोनों ही पॉइंटों को समझने का प्रयास करें कि तीनों पॉइंटों पर बात की गई है। अगर हम एग्रीकल्चर की सेक्टर की बात करें तो आप ये देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल 2022 में यहाँ पे 1.6 लाख करोड़ ये डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो फूड चेन में कितना है फाइनेंशियल ईयर, इतना डाटा दे रखा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जहां पर इन लोगों ने समावेशी विकास के लिए 3 बिंदु को रखा गया है। पहला बिंदु आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ एग्रीकल्चर है, फंड कहां से आएगा। नंबर 2, यहाँ से हॉर्टिकल्चर के रूप में या फार्मर के रूप में, इन पे सब वो बात कर रहा है। अब हम अपने आधार पर इन चीजों को इवेलुएट करने का प्रयास कर लेते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, इनसे आप दिखाई पा रहे होंगे कि ग्रोथ, जीडीपी रियल ग्रोथ कितना बता रहे हैं। ये सारे आंकड़े हम लोग देखने का यहाँ प्रयास करेंगे, कैसे बात कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो रियल लास्ट मील तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है। जो सप्तऋषि हैं, 7 के बारे में 1 बाय 1 करके इन लोगों ने डिफाइन किया है कि इनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कितना यहाँ फंड डोनेट करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोग्राम लेके आने पड़ेंगे, ये सारी बातें करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो यूजिंग ट्रस्ट गवर्नेंस है हमारे देश में, इसमें विवाद से विश्वास तक की योजना को लेके आएंगे, डाटा गवर्नेंस के रूप में पॉलिसी लेके आएंगे। तो ये कुछ मूलभूत बातें की गई हैं जहां से विवाद से विश्वास तक ये लोग ट्रस्ट कर सकें गवर्नेंस के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर, यहां बात की गई है। ग्रीन ग्रोथ कैसे पैदा होगी, इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे पूरा प्लान बनाया है कि हम किस तरीके से लॉन्च करेंगे, क्या क्या नया प्रोग्राम लेके आएंगे। ये सब मैं आपको ओरली डिस्कशन करूंगा। आइए हम डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 कर। फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, यहाँ इन लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है डाटा, राइट। आगे चलेंगे तो यहाँ पे इंडियन सेक्टर में माइक्रो, जो हमारे पास जो इकोनॉमिकल सेक्टर है, कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके बारे में इन लोगों ने डाटा दे रखा है। ये सब चीजें हम और नॉर्मली ऐसा ही कर सकते हैं, रेडी। ये स्लाइड के बारे में देखा सकते हैं, जो हमारे पास इनकम टैक्स की स्लाइड आप देख पा रहे हो, 0 से, जहां यहाँ पे 5 साल थी, अब इसको यहाँ पे 3 से 6 साल के बीच, 3 से 6 लाख के बीच में कर दिया गया है। चलो आइए हम अपनी चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने डाटा दिखाया है कि पैसा आएगा कहां से, लिखा है ना, रुपी कम फ्रॉम, कहां से आएगा और कहां को जाएगा। ये 2 आंकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कहां से आना है, कहां को जाना है। अगर हम यहां देखें
तो इनकम टैक्स से 15% पैसा आ रहा है, यूनियन एक्साइज टैक्स से 7% पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स जिसको निगम कर कहते हैं 15% आ रहा है, गुड एंड सर्विस टैक्स से 17% आ रहा है, बाकी नॉन टैक्स है, नॉन डेप्ट है, या यहाँ से पैसा 6% 2% आ रहा है, बाकी अदर लायबिलिटी हमारे पास 14% है। तो ये कहा जाता है कि पूंजीगत जो हमारी कहानी लगातार क्या और ये बढ़ रही है, ये सीतारमण जी ने कहा है कि पूंजीगत कहानी बढ़ने से देश मजबूती की तरफ अग्रसर हो रहा है। हालांकि ये भी संदेश दिया गया कि कोरोना के कार्यकाल में जो बड़े बड़े देश थे उन लोगों ने भी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हुए हैं, ये भाषण में हमारे एफएम ने कहा है, राइट। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 45 लाख करोड़ का बीए एक बताया गया है, 45 लाख यानी 45,03,097 करोड़ का एक एक्सपेंडिचर बताया है पूरे इस बजट के अंतर्गत। तो ये कह सकते हैं कि पहले से जो बजट है लगातार ये बढ़ रहा है बीए। तो यानी जब जहां पर 45,03,097 करोड़ रुपए, ये लाख नहीं है करोड़ रुपए है, लाख करोड़ रुपए इतना हमारे पास बीए है इस 2000 कौन सा वाला 2023 और 24 के लिए। उसमें से हमने क्या किया, कुछ सेक्टर को डिफाइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए यहाँ पे कितना बजट मिल रहा है 5.9 लाख करोड़ मिल रहा है, यानी जहाँ पे 45 लाख में से यहाँ से 5.9 मिल रहा है। तो इन डाटा को हम लोग 1 बाय 1 करके अपने हिसाब से पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं, राइट। कुछ यहाँ से प्रोग्राम लेके आए हैं, जैसे यहाँ पे जो फार्मेसी है, यहाँ पहले यहाँ पे जो है हमारे पास 100 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, तो अब कितना है 1250 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी हमने यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए पैसे का वितरण का डाटा दिया, जहाँ 22-23 में हमने इतना किया, तो 23-24 में हम इतना करने का प्रयास करेंगे। आगे चलेंगे जल जीवन मिशन, जिसके माध्यम से हम लोग हर घर में जल जीवन लेके आ रहे थे, नल लगवा रहे थे। यहाँ पे पिछले साल 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, इस बार क्या है 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ प्रयास किया है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो एकलव्य स्कूल बनाए थे कि जहां स्कूल मॉडल करने हैं, तो यहाँ पे पहले 2,000 करोड़ रुपए था, अब ये 5,943 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया गया है। तो कुछ ये आंकड़े हैं जहां जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 48 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया था, 48,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था लाख में, अब कितना 79,590 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ इन लोगों ने प्लान सेट किया है। लेकिन अब हम 1 बाय 1 करके अपनी कहानी के अनुकूल पढ़ते हैं और आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो बजट में थीम रखी गई है वो ये रखा गया है कि नागरिक विशेषकर युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएंगे, ये यहाँ इनका एम रखा गया, यानी युवाओं को पहले प्रायोरिटी में रखा गया। नंबर 2 प्रायोरिटी में विकास और रोजगार के जो सृजन अवसर हैं उनको मजबूत किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमी को क्या किया, स्थिरता किया जाएगा कि किस तरीके बढ़ाया जाए। बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आर्थिक विकास के लिए चरण तक पहुंचाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया। लास्ट में यह है कि कच्चे माल की आपूर्ति और यहाँ पे उत्पादन के विपणन को कैसे स्वयं सहायता के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो बजट के एम के लिए मुख्यतः बन जाती हैं। आइए हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से कि बजट के 7 पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसा आपने देखा होगा 7 पॉइंट यहाँ से कहाँ का करना है वो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन चर्चा कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। अगर रक्षा की बात करें तो रक्षा पे इन लोगों ने जो बजट दिया है डिफेंस पे वो 13% है। आज भी अमेरिका लगभग 27% रक्षा पे खर्च करता है, बाकी जापान भी या चाइना भी 18% खर्च करता है। आज हम पहले ये 6% था रक्षा पे, ये 13% हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार भी रक्षा को लेके क्या है बिल्कुल प्रतिबंध है। तो उन लोगों ने कहा जाए जो पहले पिछले वर्ष रक्षा पर बजट ये था 5.2 लाख करोड़ रुपए था, आज ये बढ़कर कितना हो चुका है 5.94% हो चुका है। तो यानी ये कहा गया है कि रक्षा पर दिल खोल के खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर की रक्षा हमारी होनी चाहिए, घर जाए भाड़ में जाए। यहां से नए हथियारों खरीदने के लिए, विमान खरीदने के लिए, युद्धपोत खरीदने के लिए, अन्य सैन्य हार्डवेयर की खरीद करने के लिए यहाँ पे पूंजीगत व्यय के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, यानी इनसे भी अलग रखे गए हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा कुछ होता है तो हम ये सब चीजें ऑटोमेटिक डायरेक्टली खरीद सकते हैं, वो एडवांस में डाल दिए गए हैं एक डब्बे में कि जब जरूरत पड़े निकाल के इसको खर्च कर लेना। ये हमारा डिफेंस का बजट है। आगे चलें तो यहां से हम लोग बात करेंगे रेलवे के लिए। रेलवे के लिए भी खुला भंडारण तरीके से भारत सरकार ने अपना दिल का दरवाजा खोल दिया है कि ठैया चलाओ दबा के। तो इन लोगों ने देखा जाए फाइनेंस ईयर 2024 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब परिव्यय प्रदान किया गया है। रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा अधिक आवंटन है, 2014 में लगभग 9 गुना से अधिक है। 2014 में जो पेश किया गया था उससे 9 गुना ये बजट यहाँ पर रेलवे के लिए रखा गया है। क्या कहा गया है रेलवे के लिए, इन्होंने कहा है
कि ट्रेन के नवीकरण के लिए, ट्रेनों का नवीकरण का मतलब हम लोग रिनोवेशन करेंगे ट्रेन में, समस्याएं क्या आती हैं। और यहाँ पे कहा गया 2.22 स्टेज में जो हमने बजट पेश किया था उसमें 15,388.05 करोड़ रुपए थे, लेकिन इस वर्ष में 17,296.85 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि 2023 कब तक, अगस्त तक हम 75 वंदे भारत ट्रेन लेके आने की संभावना है। यानी वंदे भारत ट्रेन को प्रायोरिटी दी जा रही है। आप भी जानते हैं कि गरीब व्यक्ति वंदे भारत में नहीं बैठ सकता, तो यानी अब मालदार आदमी ट्रेनों में सफर करेंगे, राइट। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। एमएसएमई के लिए जो हमारा सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योग होता है, इसके लिए अगर देखा जाए तो इन लोगों ने यहाँ पे एमएसएमई के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से कोपर्स में 9,000 करोड़ रुपए जल सेल के लिए प्रभावी होंगे। तो 9,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास है। यह योजना 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त भी मुफ्त गारंटी के तहत क्या होगी, स्टार्टिंग की जाएगी। तो यानी यहाँ एमएसएमई सेक्टर के बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया है। आगे बात करेंगे बेटा क्लीन एनर्जी के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्राथमिकता वाली पूंजी ग्रीन के लिए प्रदान किया गया है। नॉर्मली बात है, जितना हम लोग बैटरी उत्पादन करेंगे हमारे देश में मेगावाट उत्पन्न होगा, उतना ही क्या होगा, फायदा होगा। तो कुछ बातें आपके दिमाग में ये निकल के आ रही होंगी। आगे चलते हैं बेटा। यहां से आगे जॉब के लिए अगर बात करें तो मोदी जी के द्वारा जॉब को भी कहीं प्रायोरिटी दी गई है। जॉब में ये कहा गया है कि हम यहाँ पे अब जो है सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। यानी 1.0 2.0 लॉन्च हो चुके हैं, 4.0 लॉन्च करेगी। और ये कहा गया कि विभिन्न राज्यों की सहायता से विभिन्न राज्यों में 30 स्किल क्या हो, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगी। यानी पूरे 30 राज्यों में, विभिन्न राज्यों में 30 स्किल, जहां पे लोग क्या कर सकें या युवा जो है अपने आप को स्किल कर सकें। अब स्किल करने से क्या होगा, सेंटर करने से एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिशुता प्रोत्साहन केंद्र की योजना के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटान करेंगे। और यहां यह कहा गया कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफे के रूप में प्रोत्साहन करने के लिए कार्य किया जाएगा। तो यहां वजीफे की बात की गई है, बाकी कोई बात नहीं की गई है। आगे बात करें बेटा, जर्म एंड ज्वेलरी यानी कह सकते हैं रत्न एवं आभूषण के लिए भी हम लोगों ने कहा गया कि प्रयोगशाला में विकसित हीरो के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। और बजट में यह भी कहा गया कि अगले 5 वर्षों के लिए आईआईटी में से एक अनुसंधान की हम लोग क्या करेंगे, विकास अनुदान की प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उसकी सीमा शुल्क में वृद्धि हो सके या बेहतर तरीके से हम उसको क्रियान्वित कर सकें। ये बातें बजट में स्पष्ट तरीके से कह दी गई हैं। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे हाईवे के रूप में, हाईवे को दिल खोल के पैसा खर्च करने का प्रयास किया गया है। यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे हवाई अड्डों, क्षेत्रीय हवाई संपर्कों में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर, वाटर एयर ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के पूंजित करने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत राजमार्ग क्षेत्र में 2.7 लाख रुपए, ध्यान रखना, बढ़ते हुए परिव्यय का आवंटन किया गया है। 2023-24 के लिए एनएचआई को आवंटन राशि 3.98% से बढ़ाकर 1.62% कर दी गई है, यानी 1.62 लाख करोड़ कर दी गई है। तो यहां भी 1.62 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करने का मतलब है कि काफी प्रयास यहां किया गया है। आगे बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जो शहरी विकास डेवलपमेंट के लिए ये कहा गया है कि यहाँ पे नगर पालिकाओं के लिए ब्रांड के लिए साख सुधार करने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा और 100% यहाँ पे संक्रमण के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वो सेप्टिक टैंक बना सकें, सीवर बना सकें, कस्बों में लाइट की व्यवस्था कर सकें। इसके लिए भी यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 1000 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। ये आप जानते हैं, मस्ती के साथ यहाँ से इसको कर पा रहे होंगे। अगला पॉइंट क्या, बैंकिंग के लिए सिर्फ इतना कह के अपना पीछे हाथ कर लिया गया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट मूव्स अमेंडमेंट्स टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन द इम्प्रूव गवर्नेंस इन बैंक। बैंकों के अंदर जो एक शासन व्यवस्था है उसे लागू किया जाएगा, जिसके लिए हमें उसे प्रोत्साहित करेंगे, राइट। आगे चलते हैं यहाँ पे डिजिटल सर्विस के लिए भी ये कहा गया कि 5G सेवाओं का प्रयोग करने के लिए, अनुप्रयोगों के लिए विकसित करने के लिए एक डिजी लॉकर सेवाओं का दायरा 100 प्रयोगशालाओं के माध्यम से विस्तारित किया जाएगा। और यहाँ कहा गया इसका प्रयोग करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं भागीदारी होंगे। अगला पॉइंट चले, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए लगातार यहाँ पे निपटाने के लिए सेंटर भी खोलने का यहाँ पैन सरकारी खोलने के प्रयास किया है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा।
हेल्थ के लिए बात करेंगे तो हेल्थ के लिए भी इन लोगों ने क्या किया है, केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए 8.95 करोड़ यानी 89,155 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटन किए हैं, जिसमें 1947 तक स्किल सेल एनीमिया के खत्म करने का मिशन भी, कई बार पूछा जा चुका है कि एनीमिया कब तक खत्म करने का प्लान किया गया है, 2047 तक। और बाकी इसमें यह भी कहा गया कि हम करने के लिए यहाँ अनुसंधान का भी प्रयोग करेंगे, साथ में जो पैसे के रूप में 8-9 इतने करोड़ में से रुपए में से 86,175 करोड़ रुपए हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विभाग को आवंटन किए हैं, जबकि 2,980 करोड़ रुपए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए कर रहे हैं, जहां रिसर्च करेगा और बाकी व्यवस्था करेगा। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सरकार ने दबा के पैसा खर्च किया है। हाउसिंग के लिए अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कि सबको आवास मिले, उसके लिए 66% जो बढ़कर है 79,000 जो करोड़ रुपए आवंटन कर दिए गए हैं कि सबके पास घर होना चाहिए। बाकी यहाँ बात करेंगे पुस्तकालयों के लिए, यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने का प्रयास किया गया कि बच्चों किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पर आप वो क्षेत्रीय भाषा में या कह सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से डिजिटल पुस्तकालयों में फिर से ये भरने की प्रबंधक किया जा रहा है। तो यानी एक प्रकार से कहा जाए शिक्षा को बेहतर बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय प्रणाली को अगेन यहाँ रिपीट करने का प्रयास किया गया है। आगे बात करें यहाँ से एजुकेशन के ऊपर सिर्फ इतना ही काम किया है कि हमें कहीं ना कहीं 3 उत्कृष्टता सेंटर खोदने पड़ेंगे, ये इसमें यहाँ बात की गई है। और 2014 में स्थापित जो 157 मेडिकल कॉलेज थे उसमें कोलोलेशन करने के बाद 157 नए उनको कॉलेज को स्थापित किया जाएगा, यानी उन्हें एक तरीके से रिफॉर्म किया जाएगा, सुधार की क्या क्या समस्या है उनको बेहतर किया जाएगा, जिससे कि हमारे देश में भी एजुकेशन सिस्टम का हो जाए। साथ में ये भी कहा गया कि जो हमारे पास एकलव्य प्रणाली है, एकलव्य जो मॉडल स्कूल है आवासीय, वहां 3 वर्षों के लिए स्थापित किए जाएंगे। केंद्र में 3.5 लाख करोड़ रुपए आदिवासी छात्रों की सेवाओं के करने के लिए इतने स्कूलों के लिए इतने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, इसलिए इन्हें भर्ती करना पड़ेगा। एक मूलतः डाटा दिया गया है कि ऐसा हम करेंगे, राइट। तो यहां से लास्ट पॉइंट एग्रीकल्चर के लिए दरवाजा खोल ही चुके हैं, इनके लिए तो सब आपको पता ही है। तो यहाँ से कुछ ये आंकड़े हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी इन लोगों ने कहा है कि 3,397 जो करोड़ रुपए हैं आवंटन किए हैं, जिसमें ये दर्शाया गया है कि यहाँ पे खेलो इंडिया के माध्यम से हम 1045 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे, जहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण को इतने रुपए हम लोग आवंटन किए हैं। और ये कहा गया कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को इतने रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रयास है, जहाँ खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी इंडिया ने यहाँ अपने बजट में मूलतः ढांचा रखा गया है। अब इशू बन जाता है कि हम कब तक इन लालचों में फंसते रहेंगे। बजट एक प्रकार से सरकारों का आंकड़ा होता है जो बताता है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो ये सोच रहे होंगे, यहाँ से ये जान रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे देश में अब ये मोदी सरकार 2024 में अगेन चुनाव लड़ेगी या बाकी सरकारें लड़ेंगी, तो ये अंतिम बजट है। पहली बार ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि बजट पेश जो होता है फरवरी में होता है, हर चुनाव जो है अप्रैल मई में होंगे, मार्च अप्रैल में। तो कोशिश करने की ये है कि जब ये लास्ट मोमेंट पे अपना बजट पेश करेंगे तो लोग ये कह पा रहे हैं मार्केट में, समाज में कि ये लुभाना बजट नहीं है, लेकिन लुभाने की अभी आवश्यकता भी तो नहीं है ना, क्योंकि चुनाव तो 2024 में होने हैं मार्च अप्रैल में। तो अगर लड्डू अब फेंक दिया जाएगा उनकी गोदी में तो वो बेचारे खा के भूल जाएंगे। तो लड्डू को अभी फेंकने के लिए सरकार ने अपने पक्ष में मजबूत पक्ष रखा है। अभी सिर्फ एक प्रकार से यहाँ पे इंडिया का ड्रीम क्या है, लंबा ड्रीम 2023 का भारत कैसा होगा, 2040 का भारत कैसा होगा, उस ड्रीम को लेते हुए बजट को पेश किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि अभी ये लुभाना बजट नहीं है, मूलतः ये कहा जा सकता है कि कुछ पक्षों को लुभाने का प्रयास किया गया है। लेकिन भारत को अगर लंबे समय विश्व स्तर पर अपनी पटल पर पहचान बनानी है तो लंबे लॉन्ग गोल रखने पड़ेंगे, ना कि ये चुनावी गोल रखने पड़ेंगे। चुनावी गोल रखने की वजह से बजट पूरा गड़बड़ा जाता है और जनता के डिमांड के आधार पर बजट को अगर पेश करते रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। जनता तो यही चाहती है कि हर घर में यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएं, जनता यही चाहती है कि हर घर में यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो जाए, जनता यही चाहती है हर घर में शौचालय हो जाए। तो भाई मंगल पे जाके कौन बैठेगा, अमेरिका से कौन लड़ेगा, टेक्नोलॉजी कौन लेके आएगा, रिसर्च कौन करेगा। इसलिए कहा जा सकता है ये जो बजट है एक प्रकार से लुभाने वाला बजट नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने पाले में रखते हुए 2024-25 का बजट पेश करेंगे फरवरी में अगले साल। तो उसमें क्या होगा, जब मार्च अप्रैल में चुनाव होगा तो आप ये जानते हैं कि वहां उस समय सरकार पूरा प्रयास करेगी लुभाने का। तो अभी सरकार ने पूरी गेंद अपने पाले में रखी है। रही बात यहां से, देखो मैंने बता रहा था ना रिवेन्यू डेफिसिट रिसिप्ट कहां से कितना होगा, तो आप ये जान सकते हैं 2023-24 में जो कहा गया है 26.3 क्या है लाख करोड़, यानी रिवेन्यू डेफिसिट हमारे देश में अभी भी क्या है 26.3 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित की गई है, इतना आने वाला है। जबकि ये पहले कितना थी 23.5 लाख करोड़ थी। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो ये 8.7 आने का अनुमानित है
23-24 के लिए। लेकिन उससे पहले कितना था, तो बोलेंगे सर 8.4 था, तो यहाँ 0.3 लाख करोड़ बनने की संभावना ही है। और यहाँ देखा जाए तो लगातार यहाँ पे इतना बढ़ने की संभावना, तो प्राप्ति भी लगातार हमारे पास बढ़ने की संभावना। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है आप देखेंगे तो यहाँ अगर यहाँ देखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो 35 हो रहा है, 35 लाख करोड़ हो रहा है। तो यानी आप ये समझिएगा, बड़े मोहब्बत से जानने का प्रयास करें कि जहाँ 26 तुम्हारे घर में आ रहे हो और 35 यहाँ से जा रहे हो तो घाटा होगा लाभ होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिवेन्यू डेफिसिट होनी है। दिखाई दे रहा है कितनी हो रही है भाई, यहाँ पे 35 आने के बाद यहाँ 26 जा रहा है, 26 आने के बाद 35 जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ रिवेन्यू डेफिसिट होनी है। दूसरी बात करेंगे यहाँ से कैपिटल कितना आ रहा है, आप बोलेंगे सर कैपिटल प्राप्तियां हो रही है हमारे पास 8.7, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना 3.7 है। तो ये कहा गया कि पूंजीगत चीजों में हम लाभ में जा रहे हैं, पूंजीगत चीजों में हम लाभ में जा रहे हैं। पूंजीगत का मतलब ये हुआ कि इकट्ठे चीजों से, यानी इंडिया अब क्या कर रहा है, बड़े बड़े इनोवेशन कर रहा है, बड़े बड़े समझौते कर रहा है। इससे आप इन आंकड़ों से ये जान सकते हैं कि रिसीप्ट और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है। ये डाटा आपके सामने याद होना चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे कितना यहाँ पे इन लोगों ने कहा है, तो छोटी सी बात सोचो, एक्सपेंडिचर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर 35 है और यहाँ से कितना है, यहाँ पे 13.4 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो आप ये निकाल सकते हैं कि 48.7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर इन लोगों ने दिखाया है 2023-24 के लिए। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इसको में हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। यहाँ से कहाँ कहाँ कितना पैसा होगा इसको जरूर याद करिएगा कि यहाँ से डिफेंस में कितना हुआ है, 5.98 करोड़ हुआ है। हाईवे में कितना करा है, 2.7 करोड़ किया है। रेलवे में कितना किया, 2.41 किया गया है। मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन में अफेयर में 2.6 किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में 1.96 किया गया है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर में 1.7 किया गया है। रूरल डेवलपमेंट में 1.6 किया गया है। और यहाँ से एग्रीकल्चर वेलफेयर में 1.25 किया गया है। और मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन जो कह सकते हैं संचार में 1.2 किया गया है। ये सेविंग्स यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉइंट है जहाँ से सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ शो किया है। तो दोस्तों ये पूरा बजट का एक डाटा था। यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे ये एमसीक्यूज के माध्यम से हम रात को 10:15 पे करेंगे। तो यदि आपके दिमाग में पूरी एक फिल्म बन पाई है कि बजट होता क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, रिवेन्यू प्राप्तियां की रिसिप्ट क्या होती है, बजट का कैपिटल डेफिसिट क्या होती है, कैपिटल यहाँ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये अगर फिल्म बना पाए हो तो एक बार कमेंट दिल से कर दीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इन एमसीक्यूज के साथ कि प्रश्न कैसे बनेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।